नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजद्रोह या सेडिशन, इसके ऊपर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। हम आगे चल के आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से नेता राजद्रोह को देशद्रोह मान करके कार्रवाई करते हैं, लेकिन राजद्रोह पर चर्चा तेज हुई है। क्यों हुई है, आइए सबसे पहले खबरों की खबर में वो समझते हैं। तो दो चैनल हैं आंध्र प्रदेश के, आंध्र पुलिस ने उन पर राजद्रोह का केस कर दिया। यह केस इसलिए किया गया क्योंकि उनका यह कहना था कि वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद के अपमानजनक बयान इन चैनलों पर दिखाए गए थे। ये दो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चैनल हैं जो आपने अभी देखा था। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश क्या है, आइए आपको वो बता दें। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि आंध्र सरकार दोनों चैनलों पर सख्त कदम ना उठाए। ये हैं एबीएन आंध्र ज्योति और टीवी5 तेलुगु। अब चर्चा में राजद्रोह क्यों है, क्या बोला, आइए आपको वो बताते हैं। तो जस्टिस चंद्रचूड़, जो कि जब भी फैसला सुनाया जा रहा था उस पर उनकी टिप्पणी क्या थी। आंध्र सरकार का चैनलों के खिलाफ राजद्रोह का केस करना, उनकी आवाज को दबाना है। वक्त आ गया है कि कोर्ट राजद्रोह को परिभाषित करे। यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसी को लेकर के बहुत लोग आंदोलन करते हैं, बहुत लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि भाई क्या है राजद्रोह। आगे चल के बताएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि राजद्रोह है क्या। तो एक और चीज आपको बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा। उन्होंने ये कहा और व्यंग कस रहे थे। उनका यह कहना था, शव को नदी में फेंकने की तस्वीर देखी गई है, पता नहीं कि न्यूज चैनल के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज हुआ या नहीं। अब यह कहानी, यह स्टोरी कल से एनडीटीवी पर चल रही है, कुछ एक आधा और वेबसाइट्स पर भी आई है, लेकिन उनका यह कहना पता नहीं न्यूज चैनल के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज हुआ है नहीं। व्यंग है उनका, लेकिन बात कितनी सटीक बोल रहे हैं कि अगर ऐसी ऐसी चीजों पर आप राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने लगेंगे तो फिर उसकी परिभाषा क्या रह जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि यह क्या है राजद्रोह। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसके बारे में। वो कहते हैं, हमारा मानना है कि भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड के प्रावधान 124 ए और 153 की व्याख्या की जरूरत है, खास तौर से प्रेस के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज साफ कर दी अपने ऑर्डर में। यह बहुत बड़ी बात बोल गया है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 124 ए यानी कि सेडिशन, राजद्रोह का कितना दुरुपयोग होता है उसकी परिभाषा में उसका उत्तर है। क्योंकि राजनेता समझते हैं कि देश के खिलाफ और उनके खिलाफ बोलना यह गलत है। दरअसल ये ब्रिटिश राज के दौरान यह कानून बना गया था कि आप ब्रितानी शासकों के खिलाफ कुछ ना बोलें। यह देशद्रोह नहीं, यह राजद्रोह है। आप देश के खिलाफ नहीं हैं, देशद्रोह का कोई कानून ही नहीं है, लेकिन उसको, राजद्रोह को, सेडिशन को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ। यह कानून कहता क्या है, तो देखिए आप, यह कितना ऑब्सोलीट, कितना बेकार और पुराना हो चुका कानून है। सरकार के खिलाफ नफरत, असंतोष भड़काने, अवमानना पर 3 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है इस कानून में। कितना आउट ऑफ डेट है यह कानून। साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब किस पे लगा था, यह महात्मा गांधी से लेकर अरुंधति रॉय, सब पर यह धाराएं लग चुकी हैं। और भी अब मैं क्या बताऊं, तो कांग्रेस के राज्य में भी लगती थी और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में भी लग रही हैं। हाल ही में दिशा रवि और कन्हैया कुमार पर भी यह धारा लगी है। तो उसको परिभाषित करना, और बहुत सारे लोगों की तो यह अपील है कि हटाइए इस कानून को, यह ब्रिटिश रूल के जमाने का कानून की इस देश में क्या जरूरत। संजय हेगड़े और देशरतन निगम, आप दोनों वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं हेगड़े साहब पहले आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये कहना कि ये कानून ही नहीं होना चाहिए और ये हट जाना चाहिए, वो एक अपील है, बहुत टाइम से चल रही है। लेकिन आपको ये कितनी बड़ी पहल लगती है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि इस कानून को परिभाषित किया जाए, ऐसे थोड़ी कि आप किसी भी मामले में लगा देंगे। देखिए, ये जो हटाने का मांग है ये तो बहुत पहले से है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पंडित नेहरू जी ने भी तो ये कह दिया था कि ये प्रिंस ऑफ ब्लैक लॉज है और जितनी जल्दी इसे हटाया जाए उतना अच्छा।
पर ना नेहरू जी कर पाए, ना शास्त्री जी, ना इंदिरा जी, ना उनके बाद आने वाले कोई भी प्रधानमंत्री इस कानून को हटाने में विलंब भी था, क्योंकि ये एक अच्छा प्रावधान है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोले तो फौरन एक चार्जशीट, एक एफआईआर फाइल कर दो कि ये ना सिर्फ सरकार के खिलाफ बोल रहा है, ये तो देश के खिलाफ बोल रहा है। और आपने जिक्र किया महात्मा गांधी का, तिलक साहब के ऊपर भी यही मुकदमा चला था। उसके बाद डॉक्टर विनायक सेन जो छत्तीसगढ़ में हैं, उन पर मुकदमा चला था, और वो अकेले ऐसे व्यक्ति है जो मैं जानता हूं जिनको उम्र कैद की सजा हुई थी। फिर अन्ना हजारे के वक्त बंबई में एक कार्टूनिस्ट थे असीम त्रिवेदी, उन पर भी ये राजद्रोह का मामला चला। ये एक्चुअल ये जो प्रावधान है, ये थानेदारों के लिए बहुत अच्छा है कि जैसे अच्छा बहुत बोल रहे हो, चलो भाई 124A का एक एफआईआर दर्ज कर देते हैं, फिर बाद में आपको बेल मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, उम्र कैद की सजा भी है। तो वैसे चलते चलते फिर आगे प्रोसिक्यूशन में क्या होता है नहीं होता है उनका कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये हर मामले, बहुत पहले 1960 में कहा है कि ये हर मामले में थोपा नहीं जाना चाहिए। सिर्फ ऐसे मामलों में जहां हिंसा के लिए किसी को भड़काता है और हिंसा हो जाती है, तभी ही ये राजद्रोह का मामला हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि पंजाब में, चंडीगढ़ में इंदिरा गांधी जी जिस दिन उनकी हत्या हुई, उस दिन राज करेगा खालसा, हिंदुओं को हटाओ वगैरह वगैरह वैसे नारे लगाने वाले 2 व्यक्तियों पर राजद्रोह का मुकदमा चला। बलवंत सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये तो राजद्रोह का मामला है ही नहीं, क्योंकि ना कोई हिंसा को उत्साहित कर रहे थे, ना कि कोई हिंसा घटी थी। बिल्कुल। पर न हर मामले में सुप्रीम कोर्ट कह देता है, पर मानने वाला कौन है, कौन थानेदार मानने वाला है, क्योंकि उसको जब भी ऑर्डर आ जाता है। जी देशचंद जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, ये हेगड़े जी ने जो पृष्ठभूमि रखी है बड़ी जरूरी है, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि सिर्फ अभी की मौजूदा सरकार ही नहीं, पहले भी सरकारें इसका इस्तेमाल करती आई हैं, और सरकारें चाह करके भी आप ये प्रावधान इसलिए नहीं हटाना चाहते क्योंकि ये सरकारों को लाभ पहुंचाता है। ये बड़ा अच्छा कानून है ना, किसी की बोलती बंद करानी है उस पर ये कानून आप प्रावधान लगा दिए, वो लड़ता रहे अदालतों में। अदालत भी कई बार ये चीज बोल रखी है। तो आपको क्या लगता है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप इसको परिभाषित कीजिए, इसकी डेफिनेशन बताइए, ऐसा थोड़ी है कि मतलब आप चैनलों के ऊपर लगा देंगे? देखिए, मैं संकेत जी, मैं आपको कह दूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि इसको परिभाषित करना है। परिभाषित हमारे आईपीसी में ऑलरेडी किया हुआ है। दूसरा, केदारनाथ सिंह का जो केस है 1962 का, उसमें भी परिभाषित किया। उन्होंने बता दिया है जब तक हिंसा की तरफ इशारा ना हो या हिंसा हो जाती है तब इसको लागू करना चाहिए। सरकार की अगर कोई निंदा करता है वहां नहीं लगेगा। इसके 2 पहलू हैं। क्या कानून की जरूरत है? हाँ, जरूरत है। हाँ, इसको जिस तरह से इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे बहुत सारे कानूनों में किया जाता है, हमारे दहेज के खिलाफ कानून है उसका भी गलत इस्तेमाल हो रहा है, डाउरी के हैं, और वायलेंस अगेंस्ट जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसका भी मिसयूज हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉज हटा देने चाहिए। नहीं, लेकिन आप देश जी मुझे ये बताइए कि इसका ये जो प्रावधान है कि सरकार के खिलाफ नफरत, असंतोष भड़काने, अवमानना पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा, अब ये जो चीज इस कानून में लिखी हुई है, आपको नहीं लगता है कि इसी वजह से अलग अलग जगहों पर सारी सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं? देखिए, वही मैं आपको समझा रहा हूं कि कोर्ट की जो गाइडलाइंस है न्यायालय की, वो कुछ लोग फॉलो नहीं करते और इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि परिभाषित किया जा चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने परिभाषित किया है। अगर वो हिंसा की तरफ अगर उत्तेजित कर रहे हैं या हिंसा हो जाती है तब इसको लागू करिए, और इसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन माना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे इस परिभाषा को बदलना तो आपको एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनानी पड़ेगी। अकेले जस्टिस चंद्रचूड़ या इनके साथ एक जज बैठ के शायद ना कर पाए।
5 जजेस से ज्यादा 7 जजेस की जो बेंच होगी कम से कम, उसको आपको सुप्रीम कोर्ट को बैठाना पड़ेगा, जिससे कि इस लॉ में अगर कोई इंटरप्रिटेशन या बदलाव करना है। ये आपको नहीं लगता है कि इंटरप्रिटेशन इसको बदलना बहुत जरूरी है? उस दिशा में इशारा तो कर दिया है कोर्ट ने। नहीं, देखिए वरना दुरुपयोग होता रहेगा। नहीं, दुरुपयोग की आप कड़ी सजा दीजिए, वरना मैं बोलूंगा कि डाउरी लॉ भी हटा दीजिए, एंटी डाउरी लॉज हैं, आप डोमेस्टिक वायलेंस भी हटा दीजिए, क्योंकि उनका मिसयूज हो रहा है, इसका और उससे फर्क है। ये देखिए, वो एक क्राइम है। ये इसमें इसकी परिभाषा के हिसाब से आप सरकार के, अगर कायदे से कोई अगर दुरुपयोग करना ही चाहे, आप सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने, अवमानना और नफरत, अब ये इतनी सब्जेक्टिव चीज है। आज कोई सरकार में बैठ के बोले कि भाई मुझे ऐसे लग रहा है कि इस बात से नफरत फैल रही है। देखिए संकेत जी, आपको ये जो आप पढ़ रहे हैं एक्ट का, जो आप सेक्शन पढ़ रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ पढ़ना पड़ेगा, केदारनाथ सिंह के। अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अलग से पढ़ेंगे तो आप गलत निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे, और केदारनाथ सिंह के जजमेंट के साथ पढ़ेंगे तो उसमें हिंसा, उत्तेजित हिंसा और उसको नफरत फैलाना, और जिसमें हिंसा होती है वहां पर आ जाती है वो बात। तो इसको दोनों को मिला के पढ़ना पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि बजाय इसके कि जजमेंट पढ़ के, हेगड़े जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, ये कानून अपने आप में बहुत स्पष्ट क्यों ना हो जाए कि हमारे जितने प्रावधान हैं, हमारी सरकार, हमारी अदालतें, हम लोग सब मिलकर के ये जो डेफिनेशन की बात हो रही है, परिभाषा की बात हो रही है, इसको आप स्पष्ट करें। बिल्कुल, मैं ये मानता हूं, ये स्पष्ट करने के बजाय इसे अगर रद्द करे तो बहुत ही बेहतर। पर रद्द करना तो संसद का काम है, और संसद ये करना नहीं चाहती है। संसद कभी नहीं चाहती है। मैं पिछले कांग्रेस पार्टी की जो 2019 की जो मैनिफेस्टो थी, उसमें ये बात कही गई थी, और कई कांग्रेसी नेता अंदर से विरोध कर रहे थे कि भाई ये तो अभी राष्ट्रवाद का सवाल है, इसे कैसे हटाया जाए। अब ये जो कायदा है, जो उसके बाद कई अंग्रेजों के जमाने से इसका इस्तेमाल हुआ, चले आ रहा है। बिल्कुल, और ये जो कायदा है अपना वक्त हो चुका है उसका। आजाद भारत में मेरा ये मानना है, इस कानून की कोई ऐसे कानूनों के लिए कोई जगह होनी नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं देश रतन जी, आप बताइए, आजाद भारत में ऐसे कानून की क्या जरूरत? नया कानून बनाइए, ढंग से आप उसको परिभाषित कीजिए। अब जैसे दिल्ली का कानून था, उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर के बहुत बवाल हुआ, तो उसके बाद आपने एनसीटी एक्ट को उसको डिफाइन किया ना, आपने कानून बनाया, उस पर डिबेट हुई, वो अलग, लेकिन इसको भी तो करिए। देखिए, आपकी कुछ हद तक बात सही है कि इसको अगर परिभाषित करेंगे तो वो आपको संसद करेगा। परिभाषा या डेफिनेशन कोर्ट के दायरे के बाहर है, पहली बात। ये संसद है, और संसद में अगर आवाज उठती है तो इस पर विचार हो सकता है और किया जा सकता है। दूसरा, आप कानून लाइए कि अगर ऐसे कानून का कोई गलत इस्तेमाल करता है तो उसकी क्या सजा होगी, और वो सजा बहुत ऐसी होनी चाहिए कि उसका गलत इस्तेमाल ना हो, और कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं जो फॉलो नहीं होती हैं उसके भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, एक बहुत प्रॉब्लम तो यही है कि ये सरकारों के पास ये जो एक पूरा करने दीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए। दूसरा, एक जो व्यंग किया जस्टिस चंद्रचूड़ ने, मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राजनीतिक व्यंग किसी एक स्टेट पे करना शोभा नहीं देता, वरना कल को दूसरे जजेस भी इस तरह का जो व्यंग करना शुरू कर देंगे। बंगाल में जो हिंसा हुई, वहां पर क्या FIR नहीं हो रही है? बोला उन्होंने, देखिए, गलत सही की बात नहीं है, वहां पर हुआ क्या? सेडिशन आपके खिलाफ तो वो यही चीज तो बोल रहे हैं कि ऐसे बकवास कारणों की वजह से अगर आप सेडिशन लगा देंगे तो कल को तो पता चला, अगर कोई मीडिया रिपोर्ट, हम ही लोगों की NDTV की रिपोर्ट थी कि लोग जो हैं शव को नीचे फेंक रहे हैं, कल को कोई सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे खिलाफ सेडिशन कर दे तो। संकेत जी मेरी बात सुन लीजिए, जो चीज नहीं हुई है उस पे व्यंग करना सुप्रीम कोर्ट के जज को शोभा नहीं देता, वो भी किसी स्टेट के खिलाफ, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। भाई अपना पॉइंट रखना, मुझे तो इसमें आपत्तिजनक कुछ नहीं दिखता, लेकिन ये आपका ओपिनियन है। देखिए, ये ओपिनियन है, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने ही रूल्स और कायदे से बंधे हुए हैं। ये लॉ के ऊपर नहीं है। आप मुझे ये बताइए, ये आलोचना इस सरकार की भी है, केंद्र सरकार की, कितने सेडिशन के मामले केंद्र सरकार ने भी लगाए हैं। आपको नहीं लगता है कि ऐसे वक्त में जब ये परिभाषा वाली बात अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दी,
तो अब कम से कम इसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए ताकि एक नया कानून बन सके या इसकी परिभाषा बदल सके। देखिए, पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट के कहने से परिभाषा नहीं बदलती। पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र है। उनको लगेगा जब वहां से जमीन से लोगों की आवाज दिक्कत है कि लगेगा ही नहीं है, ना कांग्रेस को लगेगा ना बीजेपी को, क्योंकि तो बड़ा जबरदस्त औजार है ना देश जी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप एक लोकतंत्र में हैं, आप डिक्टेटरशिप में नहीं है। लोकतंत्र का अपना काम करने का तरीका होता है। किसी चैनल ने बोल दिया कि ये बदल दीजिए तो बदल दिया जाए, या सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि परिभाषित होनी चाहिए, तो जिस दिन आवाज लोगों की, जनता की आवाज मजबूत हो जाएगी, मैं नहीं समझता हूं कि जो इलेक्टेड आपके रिप्रेजेंटेटिव है उस बात को इग्नोर कर पाएंगे। हेगड़े जी नहीं, जैसे देश रत्न निगम जी बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं कहना चाहिए, वो नहीं कहना चाहिए, वही तो उनकी सरकार की मंशा दिखाती है ना। सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं कहने चाहिए, लोगों को ये नहीं कहने चाहिए। आम आदमी पे तो हम सेडिशन का मामला चला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को तो ये कहना ही नहीं चाहिए। अरे सर, हम डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, तो हमें बोलने की थोड़ी सी तो आजादी होनी चाहिए ना। और वो कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे देश में रहते हो या किसी ऐसे राज्य में रहते हो जहां पर आप अपनी सरकार की निंदा नहीं कर सकते हैं, तो वो आजाद मुल्क है नहीं। मैं इसका जवाब दे दूं संकेत जी? मेरे पास समय खत्म हो गया, तो बहुत जल्दी से देश जी। हाँ, देखिए, मैं ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनका जो ओहदा होता है, पोस्ट होती है, उनको एक मर्यादा के तहत रहना पड़ता है। और वो आम जनता की तरह नहीं है कि वो व्यंग करें, राजनीतिक व्यंग करें। उसका बहुत सीरियस असर होता है। हम कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं चैनल के नाते, हेगड़े जी बोल सकते हैं इस चैनल के नाते, लेकिन जज को अपने ऑर्डर के थ्रू बोलना चाहिए। अब भाई इसी तरह कोई अगर दूसरा जज, अगर वेस्ट बंगाल में जो पोल वायलेंस हुआ या उसके बाद जो हालात हुए या बलात्कार हुए, उसके ऊपर अगर कोई बिना ऑर्डर के, बड़ा सब्जेक्टिव है, क्योंकि सारे जजेस जो हैं वो ऑब्जर्वेशन देते हैं, अपनी टिप्पणी देते हैं। कल को तो आप टिप्पणी पे भी आपत्ति करने लगे। बिल्कुल नहीं, आप बड़ी बहस का मुद्दा हो जाएगा। नहीं, आप ऑर्डर करिए, ऑर्डर में लिख दीजिए जो सब्जेक्ट मैटर है। मेरा बस ये कहना है जो सब्जेक्ट मैटर है संकेत जी, उस पर वो बोले, मुझे कोई आपत्ति मुद्दे पर रहेंगे। और मुद्दा ये है कि और आप लोगों की बात सुन करके तो ये स्पष्ट भी हो गया है, हेगड़े जी और देश रत्न निगम जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, कि राजनेता चाहें तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, इतना अच्छा औजार अंग्रेज दे करके गए हैं कि किसी को भी चुप कराना हो उस पर ये कानून लगा दो। ऐसे कैसे करेंगे? ब्रेक के बाद लौटते हैं। और अब बात बंगाल के बड़े बाबू यानी मुख्य सचिव की, जिनको लेकर केंद्र और बंगाल सरकार आमने सामने आ गए हैं। प्रधानमंत्री को इंतजार कराने की घटना के बाद मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली वापस बुलाने का फरमान आया था, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें जाने नहीं दिया और मुख्य सलाहकार बना लिया। ये वाद विवाद अभी भी जारी है। It is very unfortunate, unconstitutional, undermining the subvertive and all this. I cannot accept all this. Even nobody can accept all this. So, but we need the service of Alapan Bandyopadhyay very badly. He retired, but I didn't allow him to leave Nabanno, to leave our secretariat. So, the new chief secretary, after his superannuation, Mr. Dwivedi, the home secretary, have become the chief secretary, and home secretary Mr. Gopalika became the home secretary, and Alapan Bandyopadhyay, like him, a bright officer, I will not allow him to leave us finally.